नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा क्लास APTT टेस्ट के ऊपर है। तो इसके पहले जो हमारा क्लास था PT टेस्ट कंप्लीट हमने देखा था। APTT टेस्ट में हम आज देखेंगे कि इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों करते हैं, कारण क्या है, प्रोसीजर क्या है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो कारण क्या है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये बात हम करेंगे कि इस टॉपिक से सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जॉब के लिए है उसमें कैसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपके कॉलेजेस में जब एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है तब आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें कवर होनी है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ओवरऑल ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आप APTT टेस्ट हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको कोगुलेशन के सारे लेक्चर्स हमारे देखने पड़ेंगे, तभी आपको, क्योंकि ये लेक्चर्स ऐसे होते हैं सीरीज में, इसलिए हम चला रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे और क्लियर होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठा करके बीच में से उठा करके आपने पढ़ लिया और आपके समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स चल रहे होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए आपको पुराने लेक्चर्स देखना जरूरी है। तो APTT टेस्ट का सबसे पहला चीज़ तो आपको सवाल यही पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। समझ आ रहा है? तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों करेंगे, कारण क्या है? तो सबसे पहले हमने प्रोथ्रोम्बिंग टाइम में डिटेल हमने समझा दिया था। तो ब्लीडिंग जब होगा या इंजरी होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि उसका क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन है ये। क्लियर है? अगर ब्लीडिंग होता रहेगा तो ब्लड लॉस बहुत अत्यंत हो जाएगा, इसलिए मैकेनिज्म ऐसा है हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल कि उसमें आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बाय चांस, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करने होते हैं, जिससे हम पता लगा सकें भाई परेशानी कहाँ है या प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, क्लॉट क्यों नहीं बन रहा है। समझ आ रहा है? तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि कोगुलेशन कैस्केड में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है। इसमें हमने सबसे पहले ये देख लिया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को डायग्नोस करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म किया हुआ था। तो प्रोथ्रोम्बिंग टाइम से हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे को हमने पता लगा लिया था कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में तो कहीं गड़बड़ नहीं है ना। वो किससे मालूम चल गया था हमें? प्रोथ्रोम्बिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने से। लेकिन अब हमारा बच गया था कौन सा? इंट्रिंसिक पाथवे। हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ फिर जाकर के हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे को पता लगाना है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। तो उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे कौन सा? सबसे पहला तो कारण ये हो गया कि APTT टेस्ट परफॉर्म जब हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो इंट्रिंसिक पाथवे को इसकी पता लगाने के लिए कि ये प्रॉपर तरीके से, इसके जितने एंटीकोगुलेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, सही समय में क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? APTT टेस्ट। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब जब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे जब हम पढ़े थे तब हमने देखा था ये नेचुरल आपके बॉडी में इंजरी हुआ है किसी भी जगह पर तब हो रहा था, है ना। लेकिन अब हम इसमें ब्लड कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ब्लड कलेक्शन। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप ब्लड लोगे, ब्लड जब आप ले रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर लोगे, है ना, या वाइल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका वाइल हो गया और साइट्रेटेड वाइल है, उसमें आपको क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है। क्या मिल जाता है? प्लाज्मा। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। नेचुरल कंडीशन में तो आपका अगर सही तरीके से सारा चीज़ चल रहा है तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब हम इसी ब्लड को शरीर के बाहर निकाल के लेबोरेटरीज के अंदर हमें क्लॉट कराना है और देखना है क्लॉट करा के कि उसकी टाइमिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें क्या लेना है? सबसे पहले तो प्लाज्मा हमने मिल गया। कहाँ पर? साइट्रेटेड प्लाज्मा हमें प्राप्त हो गया है। अब ये बॉडी के बाहर है, अब हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या लेना है? प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में हमारा प्लेटलेट्स नहीं है। दूसरा चीज़, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे हैं इसमें, तो हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स को ही एक्टिवेट करा करके और आपस में एक्टिवेट होंगे और आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया? हमने प्लाज्मा यहाँ पर जब लिया है साइट्रेटेड प्लाज्मा, तो यहाँ से कैल्शियम हट जाता है। क्या हट जाता है? कैल्शियम।
कैल्शियम रिमूव होगा, कैल्शियम रिमूव होता है तभी ये ब्लड का क्या नहीं होता है, कोगुलेशन या क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हमें कैल्शियम भी लाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, ये इंट्रिंसिक पाथवे के लिए इस क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट होने के लिए भी कुछ चाहिए था, हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक पाथवे में, तो उसके लिए हमें क्या है, रिएजेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे, रिएजेंट्स। तो इन रिएजेंट्स की मदद से, और जो कैल्शियम यहाँ हट गया था सैंपल लेते समय, उस कैल्शियम को भी हम ऐड करेंगे। अभी मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ, तो कैल्शियम भी हम ऐड कर देंगे और रिएजेंट्स जो कि इसको एक्टिवेट कराने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो रिएजेंट भी हम डालेंगे, और ये सारा कुछ प्रोसेस करा करके फिर फाइनली इस प्लाज्मा को, जो इस प्लाज्मा में 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, उसमें से जो ये इंट्रिंसिक पाथवे के लिए इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनके अंदर हम एक्टिवेशन करा करके क्लॉट फॉर्मेशन देखेंगे कि कितने समय में क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लेबोरेटरीज के अंदर हम करने वाले हैं। इतना समझ आ रहा है आपको, है ना। ये तो नेचुरली आपके बॉडी के अंदर हो रहा था, अब हम लैब के अंदर ये सारा चीज़ करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें रिएजेंट्स की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगा। रिएजेंट्स में क्या क्या होने वाले हैं वो सारी चीज़ अभी हम देखेंगे, है ना। क्या उसका फंक्शन होता है, क्या प्रिंसिपल, क्या काम करता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो नेचुरली हो रहा था तब तो हमने पढ़ लिया था कैसे कैसे, लेकिन हम लेबोरेटरीज के अंदर करा रहे हैं तो उसका रिएजेंट्स की आवश्यकता होगा, और कैसे कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखो, ये वही चीज़ आ गया कि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमने पढ़ा था एंडोथेलियल डैमेज, कोलेजन एक्सपोज हुआ था, है ना। कैलकैरिन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन आया था, और उसके बाद 12 नंबर से 12A एक्टिवेट हुआ था। क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही थी, देखो कैल्शियम इंपॉर्टेंट था इसमें, 11 से 11A एक्टिवेट हुआ, 11A से अब यहाँ पर 9th को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम हमें चाहिए होगा, क्योंकि प्लाज्मा जब हम साइट्रेटेड प्लाज्मा लिए थे कैल्शियम तो हट गया वहाँ से ना, तो कैल्शियम भी हमें चाहिए होगा। समझ में आ रहा है, क्लॉट कराने के लिए। फिर अगला हमारा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर कितना है, 8वां। उसके बाद कैल्शियम यहाँ पर ये भी चाहिए होगा, 10th से 10th उसके बाद हमें प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें आना है, और वो कहाँ पर करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ये सारा प्रोसेस को हमें कराना है। उसके बाद देखो यहाँ पर फास्फोलिपिड भी था, तो फास्फोलिपिड भी हमें रिएजेंट में चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फैक्टर है हेगमैन, है ना, इसको हमें क्या करवाना है, सरफेस जो हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो एक्टिवेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसकी मदद से हम ये सारा प्रोसेस जो है करवाने वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम कहाँ पर कराने वाले हैं, एक्सटेंसिक छोड़ दो, है ना, एक्सटेंसिक नहीं हो रहा है, केवल इसके अनुपस्थिति में हम ये करा रहे हैं। तो इसलिए हम केवल और केवल इंट्रिंसिक पाथवे को दे रहे हैं और कॉमन पाथवे को, तो ये करा करके हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर देखना है। तो ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स थे कुछ जो आप देख सकते हो। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर जहाँ तक आप देख पा रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये याद है तो आप बता सकते हो आराम से कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स की एबनॉर्मलिटीज़ हम चेक करते हैं। इसमें हीमोफीलिया ए और बी भी आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे हीमोफीलिया ए और बी अगर है किसी को, है ना, तब भी एपीडीटी टेस्ट आपका क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे जा करके देखेंगे। ठीक, अब देखो लिखी हुई चीज़, अब मैं बता देता हूँ आपको लिखी हुई चीज़ जो आपके कॉलेज में लिखने के काम आएंगे, लिखने के काम आएंगे उनको देख लो। ये गौट करके किताब से हम सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कॉलेजेस में लिखने के लिए भी आपको मदद हो जाए और एग्जाम में कैसे क्या पूछेंगे उस पर भी आपको हेल्प हो जाए। सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंट्रिंसिक द कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे एंड द कॉमन कोगुलेशन पाथवे। तो पीटीबी भी हमने देखा था एक्सटेंसिक और कॉमन था, और इसमें हम देखेंगे इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, है ना, जो कि कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन पाथवे कहलाता है। क्यों कहलाता है, कोलेजन एक्सपोज होता है, वहाँ के कॉन्टैक्ट में आपका क्लॉटिंग फैक्टर आता है ना। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग की एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक पाथवे देखने के लिए और कॉमन पाथवे, सॉरी इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, ठीक है।
और उसके बाद एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की एबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है, ब्लड क्लॉट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए हमें एपीडीटी टेस्ट करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट इफेक्ट विथ हेपेरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हेपेरिन जो कि मेजर एंटीकोगुलेंट्स है, तो इसका अगर ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है हेपेरिन का, तो उसको चेक करने के लिए भी हम एपीडीटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन कंजक्शंस विद द प्रोथ्रोम्बिन, वही हो गया पीटी टेस्ट के बीच में जो है कंजक्शन वो देखने के लिए, विच मेजर द एक्सटेंसिक पाथवे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों हीमोफीलिया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ये दोनों के दोनों जो है क्लॉटिंग फैक्टर आपके किस में इन्वॉल्व हैं, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों को पता है, ये देखो, ये आपका जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए था, है ना, 8 और 9, ये दोनों के दोनों एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, तो 8 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, देखो ये, ठीक है, कैल्शियम के साथ, और आपका 9th वाला तो है ये। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दोनों को चेक करना है तो आपको एपीडीटी टेस्ट परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कि हम ये टेस्ट परफॉर्म क्यों करेंगे। आपको एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, तो जो कि नॉर्मल हैं और बेसिक सवाल हैं कि एपीडीटी टेस्ट हम परफॉर्म क्यों करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन में आ जाएंगे ABCD लिख करके, इन्हीं में से आपके पॉइंट्स आ जाएंगे और कोई गलत ऑप्शंस होगा, कोई एक सही आंसर, जैसे कि हीमोफीलिया ए और बी आ गया है ना। बाकी गलत आंसर में इंट्रिंसिक की जगह एक्सट्रिंसिक दे सकता है, समझ आ रहा है। बाकी इनमें जो है कुछ भी और भी चीज़ें हैं जो कि ऐड कर सकता है गलत ऑप्शन में। बाकी राइट आंसर आपका हीमोफीलिया ए और बी में डाल देगा, तो ये आपका हीमोफीलिया ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल बनाना आना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चंस बनाने आनी चाहिए कि भाई सवाल क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा इस टॉपिक से। तो जब भी आप पढ़ो तो ऐसे सवाल बनाना सीख जाओ आप। अगला हम बात करते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो एपीडीटी टेस्ट ऑर्डर एक्टिवेट द इंट्रिंसिक पाथवे फॉस्फोलिपिड एंड एक्टिवेटर कॉलिन and calcium to reverse the anticoagulants effects of the citrated plasma are mixed into the plasma sample। सिंपल है, इस लाइन में कुछ नहीं लिखा है। कभी कभी ऐसे लाइन हम पढ़ते हैं हमारे समझ में नहीं आ जाता, इसलिए हम बता दे रहे हैं। सिंपल क्या है, देखो ये वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या क्या लिया है, देखो इंट्रिंसिक पाथवे को हमें एक्टिवेट करना है। किसको? इंट्रिंसिक पाथवे को। सिंपल है। इसमें हमारा जो रिएजेंट था, मैंने बोला था आपको रिएजेंट्स के अंदर आपके क्या आ गए, सबसे पहले चीज़ फॉस्फोलिपिड आ गया A नंबर। दूसरा आपका एक्टिवेटर कौन सा आ गया, कॉलिन, जो कि दूसरा रिएजेंट, आप इसको B नंबर बोल सकते हो। एंड कैल्शियम को आप C बोल सकते हो। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए होगा। इनके प्रेजेंस में हमें कोगुलेशन कराना है। समझ आ रहा है? इनके प्रेजेंस में हमें क्या कराना है, कोगुलेशन कराना है। कैल्शियम का वो बता दिया है कि हमने जो प्लाज्मा लिया था उसमें कैल्शियम अब्सेंट था, तो उसके अंदर हमें कैल्शियम लाना पड़ेगा अगर कोगुलेशन कराना है तो। क्लियर है? आर मिक्स्ड इनटू द प्लाज्मा सैंपल। ये रिएजेंट जो ABCD मैंने बोला है, ये 3 चीज़ें आपको प्लाज्मा के अंदर मिक्स कराना है। जब आप मिक्स करा दोगे तब आपका कोगुलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, है ना। द टाइम इज मेजर्ड अंटिल ए क्लॉट फॉर्म। तो आपको जब ये सारी चीज़ें मिक्स करा दी है, अब आपको क्या देखना है, क्लॉट का फॉर्मेशन देखना है। और जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा आपको टाइम को नोट करना रहता है। द टेस्ट इज टर्म पार्शियल। अब पार्शियल टर्म क्यों इस्तेमाल किया है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अब इस रिएक्शन मिक्सचर में हमारा कौन सा एब्सेंट है, टिश्यू फैक्टर, है ना। कौन सा नहीं एब्सेंट है, टिश्यू फैक्टर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन था, इसीलिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसको बोला जाता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर जो है यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है ना। इसके एब्सेंस में हम ये कोगुलेशन करा रहे हैं या क्लॉट का फॉर्मेशन करा रहे हैं, इसलिए इसको पार्शियल बोला जाता है। ये आपके वाइवा में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो पार्शियल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर, है ना, फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। नॉर्मल एपीडीटी टाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेशन। नॉर्मल एपीडीटी टाइम के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे ये कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। 1 है, 2 है, 5 है, उसके बाद 8 है, 9th है, 10th है, 11th है और 12th
है ना, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 12 नंबर से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डेफिशिएंसी इन द फैक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा में या फिर कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा। लास्ट वाला लाइन जो दिया हुआ है ये ध्यान से सुन लो। फैक्टर नंबर 7 और फैक्टर नंबर 13 विल नॉट बी डिटेक्टेड विथ एपीटीटी टेस्ट। अब आपसे सवाल पूछेगा कि एपीटीटी टेस्ट में हम कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक नहीं कर सकते, है ना। ऐसा अगर सवाल आपको वाइवा में पूछ लिया या कंपटीशन एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया, तब आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका 7th नंबर का है और 13 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको आप एपीटीटी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं करोगे। और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगा ये आपको पता होना चाहिए ना। रिक्वायर्ड को एपीटीटी टेस्ट के लिए ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप इतनी आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आपका आएगा, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोस हीमोफीलिया दैट इन्वॉल्व्स द डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर सच एज, है ना। हीमोफीलिया तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसमें आपका फैक्टर नंबर 8, 9, 11, 5, 10 और उसके बाद 12 नंबर का, जो कि रिक्वायरमेंट है ही, ज़रूरत है उनकी, यही आपके इंपॉर्टेंट होगा। डेफिशिएंसी आप ये फैक्टर का चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद एपीटीटी टाइम इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर ऑफ कोगुलेशन हेपेरिन थेरेपी। हेपेरिन इनहिबिट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10, 12, 9 और आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12, ठीक है। उसके बाद सीवियर लिवर डिसीज अगर होगा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, अगर ये सारे कंडीशंस होंगे तब आपका एपीटीटी टेस्ट क्या है, एबनॉर्मल आएगा, है ना। उसके बाद सीवियर लिवर डिसीज उसमें भी था, डीआईसी था। क्यों? क्योंकि लिवर के अंदर ही ये क्लॉटिंग फैक्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर लिवर डिसीज ही है तो आपके क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी आपका एपीटीटी टेस्ट एबनॉर्मल हो सकता है या बढ़ा हुआ आ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको तो याद करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है इसमें, बाकी कोरिलेट करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। एपीटीटी आल्सो इंक्रीज इन द मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ द स्टोर्ड ब्लड। तो स्टोर्ड ब्लड का अगर बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तब भी आपको एपीटीटी टेस्ट एबनॉर्मल देखने को मिल सकता है। उसके बाद वॉन विलीब्रेंट डिसीज है, तब भी आपको एपीटीटी टेस्ट एबनॉर्मल मिलेगा। फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स तो इंपॉर्टेंट है ही ना, इंट्रिंसिक पाथवे में तो फॉस्फोलिपिड चाहिए है, समझ में आ रहा है। अगर वो नहीं होगा, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या डेफिशिएंसी है, तो उसके खिलाफ क्या है, एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे, तो तब भी उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एपीटीटी टेस्ट एबनॉर्मल आएगा। लास्ट, द मेथड इज़ यूजफुल इन द कंट्रोल ऑफ हेपेरिन थेरेपी। ये मेथड जो एपीटीटी टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं वो किस चीज़ को हेल्प करता है, हमारा जो हेपेरिन थेरेपी ले रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। ज़्यादा मात्रा में डोज ना लग पाए या कम मात्रा में, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या डॉक्टर सजेस्ट करता है कि भाई एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करो, जिससे हम देखें कि हेपेरिन थेरेपी, हेपेरिन का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है किसी पेशेंट को, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि हाँ प्रॉपर मात्रा में उसको डोजेस दिया जा रहा है और वो असर कितना कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको तो एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। हेपेरिन कंडीशन में हमने पहली बात कर लिया था, है ना, आपका एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ये आप याद कर लीजिए। अब देखो नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सवाल पूछेगा। 35 से 40 सेकेंड है, सेकेंड्स में है, यूनिट याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको 35 से 40 मिनट भी दे देगा, सेकंड भी दे देगा, आवर्स भी दे देगा। आप लोग ध्यान देते नहीं हो, यूनिट में टिक लगा के आ जाते हो, ऐसा नहीं करना है ना। यूनिट क्या है यहाँ पर, सेकेंड। स्पेसिमेन आपका मैंने बताया था साइटेटेड प्लाज्मा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइटेटेड प्लाज्मा ही आपने को लेना है। रिक्वायरमेंट्स में आपका वाटर बाथ होगा, 37 स्टॉप वॉच होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वाटर बाथ आपको इंक्यूबेट करने के लिए चाहिए होगा। कैल्शियम रिएजेंट नंबर 1 जो कि मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड फॉस्फोलिपिड 2 नंबर का रिएजेंट आप इसको मान लो। उसके बाद कॉलिन रिएजेंट जो कि आपका 3rd नंबर का रिएजेंट आप इसको मान लो। तो 3 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो आपको चाहिए होगा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन सा, कैल्शियम है, फॉस्फोलिपिड है और कॉलिन रिएजेंट है। 3 रिएजेंट आपको चाहिए होंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब और नॉर्मल प्लाज्मा कंट्रोल चाहिए होगा, जिसका आपको पहले से एपीटीटी टेस्ट की वैल्यू पता है कि ये नॉर्मल है। कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना आपको,
है ना, तभी समझ में आएगा हाँ भाई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया नॉर्मल सेकेंड्स में। तो कंट्रोल भी आप रन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल आप लगा करके देख लीजिए ताकि आपको ही उसमें मदद मिलने वाला है ना। देखो अब प्रिंसिपल की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल समझना, इतना लंबा चौड़ा चीज़ जो लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको समझ जाते हो तो ये प्रिंसिपल में प्रोसीजर ही होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने मिलाया, इन चीज़ों को मिक्स किया और मिक्स करके हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो यही प्रिंसिपल होता है। बाकी थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा होता है तो हमें समझ नहीं आता, मैं एक्सप्लेन करके आपको दे देता हूँ। देखो एपीटीटी मेजर द क्लॉटिंग टाइम। एपीटीटी टेस्ट में हम क्लॉटिंग टाइम को मेजर करेंगे प्लाज्मा के अंदर आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर, है ना। किसके एक्टिवेशन के बाद? कॉन्टैक्ट फैक्टर जो कि हैगमैन होगा उसके एक्टिवेशन के बाद हमें क्लॉट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और उसी को हमें मेजर करना है, बट विदाउट द एडिशन ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन किसके एब्सेंस में? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो कहाँ पर था? एक्सटेंसिक पाथवे में। तो इस चीज़ को बार बार मेंशन इसलिए किया जा रहा है, इसका नाम ही एपीटीटी इसलिए पड़ा हुआ है ना, उसके एब्सेंस में हम कर रहे हैं तो इसलिए पार्शियल बोला जा रहा है। समझ आ रहा है? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम मेज़र करेंगे एपीटीटी को, क्लॉटिंग टाइम को प्लाज्मा के अंदर आपके कॉन्टैक्ट फैक्टर जो हैं उसके एक्टिवेशन के बाद, लेकिन इसमें एब्सेंट क्या रहेगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। हेंस दिस टेस्ट इज इंडिकेट ओवरऑल द एफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। और ये आपको इंडिकेट करेगा ओवरऑल कौन सा एफिशिएंसी किसकी? इंट्रिंसिक पाथवे की, है ना। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्लॉटिंग, एपीटीटी टेस्ट की क्लॉटिंग हमें मेज़र करना है प्लाज्मा के अंदर जो कि आपके कॉन्टैक्ट फैक्टर है ना। इंट्रिंसिक पाथवे कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसलिए मैंने बोला कि कोगुलेशन कैस्केड पहले समझोगे तभी ये सारी चीज़ें समझ आएगी। एकदम से आप किसी चीज़ को बीच में से आप सीखने की कोशिश करोगे नहीं आएगी। तो आपके एक्टिवेशन होगा, है ना, जो इंट्रिंसिक पाथवे का था तो वो एक्टिवेट होंगे, कॉन्टैक्ट फैक्टर आपके एक्टिवेट होंगे, लेकिन आपका एब्सेंट क्या रहेगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका एब्सेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि वो एक्सटेंसिक वाला है, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक। तो ओवरऑल ये किसको इंडिकेट करेगा? एफिशिएंसी किसकी? इंट्रिंसिक पाथवे का, है ना। आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एब्सेंट है इसलिए एक्सटेंसिक की हम एफिशिएंसी चेक नहीं कर रहे हैं, इसमें इंट्रिंसिक की कर रहे हैं। तो ये पहला लाइन हो गया। दूसरा, टू स्टैंडर्डाइज द एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर द प्लाज्मा इज फर्स्ट प्री इंक्यूबेटेड फॉर ए स्टैंडर्डाइज्ड पीरियड ऑफ द टाइम विथ कॉलिन कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन। अब देखो प्लाज्मा तो आपने ले लिया, प्लाज्मा आपके पास आ गया, ठीक है, उसको इंक्यूबेट करना है और आपके पास कॉलिन रिएजेंट है, तो ये सारे के सारे दोनों चीज़ें जो है स्टैंडर्डाइज्ड टाइम में आपको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट क्यों ज़रूरी है? ताकि नॉर्मल टेम्परेचर में, जो कि आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में इस रिएक्शन को आपको करना है, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से आपका रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपने टेम्परेचर हाई रख दिया या टेम्परेचर बहुत लो रख दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके टेस्ट का जो रिज़ल्ट आप दे रहे हो वो एक्चुअल है या एक्यूरेट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। किसी भी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसमें इंक्यूबेशन बोला जा रहा है, इसका मतलब होता है कि उस टेम्परेचर के अंदर आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। समझ आ रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जो रिएक्शन हो रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो कैसे हो रहे हैं? बॉडी अपना टेम्परेचर को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। जो आपके बॉडी का जो हेल्दी बॉडी रहता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ना। कभी फीवर वगैरह आता है तो टेम्परेचर ज़रूर हाई हो जाता है, इसी वजह से आपके बॉडी के सारे मैकेनिज्म क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया। तो सारे रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन में कराना है तो टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब फैक्टर नंबर देखो, अब जब हमने कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर, कॉलिन जो है, कॉलिन आपका क्या है? कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर। अभी हम समझाएंगे डायग्राम की मदद से भी, ज़्यादा अपलोड मत लो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द टेस्ट, अब इस फेज के अंदर आपका कॉलिन आ गया, कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर आ गया, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जब कॉलिन एक्टिवेटर आ गया, कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर, तो ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर है आपका कॉलिन, है ना। तो आपका फैक्टर नंबर किसको? फैक्टर नंबर 12 को क्या कर देगा? ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। जब 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया, विच एक्ट्स ऑन फैक्टर नंबर 11, एंड 11 को जो है एक्टिवेट कर देगा 11A में। अब यहाँ से देखो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। देखो मैंने बोला था ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो अंदर रिएक्शन हो रहा है उसी चीज़ को प्रिंसिपल कहा जा रहा है। क्या से क्या मिल करके क्या बन रहा है वो प्रिंसिपल है।
समझ आ गया आपको। तो हमने प्लाज्मा के अंदर कॉलिन कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर जिसको कहा जा रहा है वो हमने ऐड किया, तो इसने क्या कर दिया, आपका कॉन्टैक्ट फैक्टर जो था उसको एक्टिवेट कर दिया और 11th ए में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद 11th ए को चाहिए है क्या, कैल्शियम। अब 11th ए को कैल्शियम चाहिए है आगे के प्रोसेस करने के लिए, कोगुलेशन प्रोसेस करने के लिए, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कैल्शियम ऐड करना पड़ेगा, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे में आप सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो इंट्रिंसिक पाथवे की ही कहानी बता रहा है ये। अब आप क्या करोगे, आफ्टर द एडिशन ऑफ कैल्शियम, अब आपको कैल्शियम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन का काम हो गया, है ना। आगे का फर्दर एक्टिवेशन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, तो आपको कैल्शियम ऐड करना है। तो फैक्टर नंबर 11th ए जो है एक्टिवेट हो जाएगा किस में, आपको 9th को जो है एक्टिवेट कर देगा एंड कोगुलेशन आगे चलेगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड फॉस्फोलिपिड, अब आपको चाहिए फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड रिएजेंट यूज करोगे, अलाउ द टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, है ना। तो ये सब्सटीट्यूट की तरह है, क्या है ये, आपका जो फॉस्फोलिपिड है ये प्लेटलेट्स का सब्सटीट्यूट इसको कहा जाता है। कभी एग्जाम में आपसे पूछे तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का क्या है, ये सब्सटीट्यूट्स है, क्योंकि प्लेटलेट्स तो इसमें है नहीं, प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा है, तो इसके लिए आपने क्या ऐड किया है, फॉस्फोलिपिड रिएजेंट, है ना। तो एपीटीटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द कॉन्टैक्ट फैक्टर, तो एपीटीटी टेस्ट जो है केवल कॉन्टैक्ट फैक्टर्स पे जो है क्या नहीं है, नॉट ओनली द कॉन्टैक्ट फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, सॉरी ऑन फैक्टर नंबर कौन सा है, 8 नंबर का और 9 नंबर का, बट ऑल्सो ऑन द रिएक्शंस विथ फैक्टर नंबर 10th और 5। ये तो कॉमन है जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जाए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। लास्ट में जाकर के आपका कौन है, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, और वही चीज़ को आपको देखना है। तो ये प्रिंसिपल मैंने आपसे बोला, जो रिएक्शन अंदर हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वही सारे रिएक्शंस को इसमें लिखना रहता है। समझ में आ रहा है। अब मैं डायग्राम से आपको समझा दूं ताकि ये लिखी हुई चीज़ आपको समझ में आ जाए। देखो, ये है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, इसको हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कराना है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो एंडोथेलियल डैमेज हुआ, कॉन्टैक्ट में आया आपका 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, और 12 से 12A में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया। 12A से 11th ए को इनने एक्टिवेट कर दिया, है ना। 11th ए एक्टिवेट होने के बाद अब आपको इसको कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम दोगे तो 9th जो है 9th ए में कन्वर्ट हो जाएगा या एक्टिवेट हो जाएगा बोल सकते हो। 9th से 10th को एक्टिवेट करना है तो आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और फैक्टर नंबर 8 चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनली जाकर के आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। प्रोथ्रोम्बिन बन गया तब तो आपका क्लॉटिंग का फैक्टर हो ही जाएगा, क्लॉटिंग तो हो ही जाएगा, क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। और इधर से आपको क्या चाहिए था, फॉस्फोलिपिड चाहिए था। ये सारा आपका नॉर्मल कंडीशन था। अब यही आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। देखो, ये हमारा पूरा टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया है भाई, आपका प्लाज्मा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ, ये आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर आपने ऐड कर दिया रिएजेंट, कौन कौन सा, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, कॉलिन रिएजेंट है, दूसरा नंबर फॉस्फोलिपिड है, तीसरा नंबर क्या है, कैल्शियम है। ये तीनों के तीनों जब ऐड कर दोगे तो कॉन्टैक्ट सिस्टम जो यहाँ पर था, कॉन्टैक्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल में वही देखा था ना, हमने कॉलिन ऐड किया सबसे पहले तो आपका कॉन्टैक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गए, 12 से 12A, फिर 9th ए, है ना। तो ये सारा चीज़ 9th ए, अब यहाँ पर 9th जो है एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पर क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए और 8 नंबर का फैक्टर। तो ये दोनों मिल करके किसको, 10th ए एक्टिवेट हो जाता है, वही चीज़ लिखा हुआ है ना। और आपका 5 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट, तो 5 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें आएगा। प्लाज्मा के अंदर तो एटलीस्ट सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, तो 5वां नंबर भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, ऐड हो गया आपका दूसरा नंबर। देखो दूसरा नंबर फॉस्फोलिपिड, यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है फॉस्फोलिपिड की, तो यहाँ पर आ गया आपका कौन सा, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड आ गया, देन फाइनल आपका कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जब बन गया एक्टिवेटर तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन किस में, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी तो आगे का प्रोसेस है ही है, ठीक है। अब ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी क्लॉट के फॉर्मेशन को, अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, तो इसी को डिटेक्टर की मदद से हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और ये कितनी देर में हो रहा है प्रोसेस, उसको हमें क्या करना है, मेज़र करना है। यही हमारा फाइनल क्या होता है, एपीटीटी टेस्ट होता है। तो ये पूरा प्रिंसिपल आई होप डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है इंट्रिंसिक पाथवे का, और यही नेचुरल प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल तरीके से किसके अंदर करा रहे हैं,
टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें इन 3 रिएजेंट की ज़रूरत पड़ रहा है, बाकी सारे के सारे जो नेचुरल में थे वही चीज़ इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को हमें चेक करना है। ये क्लॉटिंग फैक्टर आ रहे हैं सारे के सारे, देखो 8वां नंबर भी आ रहा है, 5वां भी आ रहा है, बाकी सारे के सारे एक्टिवेशन की प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, फाइनल आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर समझ में आ गया। बस आपको रिएजेंट याद करना है। रिएजेंट आपका कॉलिन है जो कि आपका कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड है जो कि प्लेटलेट्स का सब्सटीट्यूट हम उसको बोल रहे हैं। और तीसरा नंबर आपका कैल्शियम है जो कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट था, हमें ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने साइट्रेटेड प्लाज्मा लिया था, इस कारण से साइट्रेटेड प्लाज्मा ने कैल्शियम को बांध दिया था या हटा दिया था, आप मान सकते हो। ठीक है, इसलिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो नेचुरल प्रोसेस में कैल्शियम तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर रहता है, ब्लड में कोगुलेशन की प्रोसेस। अगर आप एंटीकोगुलेंट नहीं लोगे तब भी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, अपने आप हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि ये सारी की जितनी चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी की सारी हैं ग्लास टेस्ट ट्यूब में, ऑटोमेटिक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें आपको ये रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो उसमें आपको लेकिन पता नहीं लगा पाओगे ना टाइमिंग, कब कितना देर कैसे क्या, क्योंकि एग्जैक्ट हमें केवल इंट्रिंसिक का पता लगाना है, इसलिए हमें इन रिएजेंटों की ज़रूरत पड़ना है। पीटी के लिए अलग रिएजेंट है, क्यों? एक्सटेंसिक का पता लगाना है। समझ आ गया? चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, कॉज ऑफ एबनॉर्मल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं मैंने वैसे समझा दिया था, फिर भी ये आप एक बार देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको। डेफिशिएंसी फैक्टर नंबर 5, जितने फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे के डेफिशिएंसी होगा तो आपका ईपीटीटी टेस्ट क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, उसका टाइम है ना बढ़ सकता है। तो ये सारे के सारे डेफिशिएंसी हैं, डेफिशिएंसी नंबर फैक्टर 2, 5, 10, 8, 9, 11, ठीक है, सब है, 12 है। उसके बाद डेफिशिएंसी फिब्रिनोजन का, हेपेरिन का, वारफरिन का, फिब्रिनोजन, ये सब हैं। ठीक है, तो ये हो। तो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर देखो नेगेटिव चार्ज सरफेस मिलेगा किस में आपको, टेस्ट ट्यूब के अंदर। कॉन्टैक्ट सिस्टम एक्टिवेट होगा, 12A एक्टिवेट हो गया। उसके बाद 9th से आप 11th A, उसके बाद आपका 9th, इसमें कैल्शियम चाहिए रहता है। वही चीज़ें हैं, रिपीटेड इसमें डायग्राम दिया गया, अच्छे से समझाया है, केवल इंट्रिंसिक का पूरा बताया गया है इसमें। तो ये डायग्राम अगर आप चाहो तो अच्छे से जब लिखने के लिए बोला जाए एग्जाम में, तो ऐसे डायग्राम आप बना लो ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए, है ना, कि ये सारे प्रोसेस हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हैं। बाकी ये तो कॉमन पाथवे है दोनों के लिए, है ना। अब देखो ये है आपका रिएजेंट, है ना, ये 2 रिएजेंट। उसके बाद तीसरा नंबर आपका क्या, कैल्शियम। बाकी कॉलिन तो था। रिएजेंट देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हम गॉटकर के बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे प्रोसेस को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तीसरा आपका क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, और ये रिएजेंट है। हमने बोला था कॉलिन और फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, ये 3 रिएजेंट आप प्लाज्मा में ऐड करोगे, फाइनल आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ आ गया? अब प्रोसेस देख लो। प्रोसीजर में क्या है, ध्यान से समझना प्रोसीजर को। प्रोसीजर में क्या है, एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया है सबसे पहला चीज़ कौन सा, फॉस्फोलिपिड रिएजेंट एंड कॉलिन रिएजेंट। देखो मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड प्लस कॉलिन, है ना। 2 रिएजेंट हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये पहला टेस्ट ट्यूब है हमारा। ये लेकर के हमें क्या कर देना है, इसको इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेट 37 डिग्री टेम्परेचर 1 मिनट के लिए, और इनको हमें क्या कर देना है, 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना है। ये तो हमारा हो गया पहला टेस्ट ट्यूब। दूसरा टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब जो अभी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरा टेस्ट ट्यूब जैसे कि मैंने पहले बताया था वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये वाला कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने, ये दूसरा नंबर का टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है और इसको भी हमने इंक्यूबेट करके रख दिया हुआ है। 2 टेस्ट ट्यूब हो गए, पहले में फॉस्फोलिपिड है, कॉलिन है, इक्वल अमाउंट में हमने मिक्स करके इसको इंक्यूबेट कर दिया, और कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी इंक्यूबेशन में रखा हुआ है दूसरे नंबर का टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब हो गए। अब हमें तीसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, अब हमें लेना है तीसरा टेस्ट ट्यूब, है ना, 3rd नंबर का टेस्ट ट्यूब। देखो इतना हो गया,
3 नंबर का प्रोसीजर क्या है, ऐड 0.1 ml ऑफ प्लाज्मा इन टेस्ट ट्यूब नंबर 3। 0.1 ml कितना, 0.1 ml मैंने इसमें ले लिया है प्लाज्मा। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब आपको समझ में आ गया, पहला टेस्ट ट्यूब, दूसरा, तीसरा, 3 टेस्ट ट्यूब हमारे पास है। तीनों में हमने क्या क्या लिया है, सारे अलग अलग प्रोसेस अभी चलेंगे स्टार्टिंग में, है ना। पहले में फॉस्फोलिपिड कॉलिन है, दूसरे में कैल्शियम क्लोराइड है, तीसरा हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें हमने 0.1 ml प्लाज्मा ले लिया है। इतना आपको कवर हो गया। अब ऐड 0.2 ml ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कॉलिन मिक्सचर। अब इस तीसरे नंबर के टेस्ट ट्यूब में हमने, देखो ये जो रिएजेंट है ये हमने ऐड करना है। ठीक है, कितने अमाउंट में, 0.2 ml, 0.2 ml। ये जो हमारा रिएजेंट था, रिएजेंट नंबर 1, सॉरी टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जो रिएजेंट थे फॉस्फोलिपिड और कॉलिन रिएजेंट, अब ये हमें ऐड कर देना है कितना, तीसरे नंबर में 0.2 ml। क्लियर हो गया। 5 नंबर क्या है, प्रोसेस ऐड 0.1 ml प्री वार्म्ड कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट, 0.1 ml। अब दूसरा नंबर का जो ये रिएजेंट है यहाँ से निकाल करके इसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है कितना, 0.1 ml, है ना। देख लो कैल्शियम क्लोराइड, मिक्स द कंटेंट्स एंड स्टार्ट द स्टॉपवॉच। जैसे ही आप कैल्शियम ऐड करोगे और आपको स्टॉपवॉच क्या कर देना पड़ेगा, स्टार्ट कर देना पड़ेगा। आफ्टर 20 सेकेंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट बाय टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर लीजिए ताकि आपका क्लॉट क्या हो जाए, यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाए। एज सुन एज द क्लॉट फॉर्म नोट द टाइम, रिपीट द प्रोसीजर बाय यूजिंग नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा। नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा के साथ इसको रिपीट करना है। समझ आ गया, एक बार फिर रिपीट कर दें, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला टेस्ट ट्यूब हमने फॉस्फोलिपिड और कॉलिन लिया हुआ है, इक्वल अमाउंट में मिक्स करके और इंक्यूबेट कर दिया है, ये पहला टेस्ट ट्यूब था। दूसरे में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ था, इसको भी इंक्यूबेशन के लिए रख दिया हुआ है। तीसरा हमने टेस्ट ट्यूब लिया था, 0.1 ml प्लाज्मा ले लिया है ना। ये 3 अलग अलग काम हमें सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब में करना है। अब ये प्लाज्मा के अंदर ही सारी चीज़ मिक्स करना है, तो पहले हमें कौन सा मिक्स करना है, पहला नंबर टेस्ट ट्यूब, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले नंबर का टेस्ट ट्यूब का जो रिएजेंट था वो हमें पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हमारा क्या था, प्लाज्मा। अब इसके ऊपर आ गया आपका कौन सा, फॉस्फोलिपिड और कॉलिन, है ना। फॉस्फोलिपिड और कॉलिन आ गया। तो फॉस्फोलिपिड और कॉलिन जब ऐड करोगे तो प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी आपकी, कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर का काम होगा, है ना। तो कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो स्टार्ट होने के बाद जब कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला दिखा देता हूँ मैं, ये कॉन्टैक्ट सिस्टम, ये जब कॉलिन और फॉस्फोलिपिड जब ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आपके जो टेस्ट ट्यूब था वहाँ से आपका ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कैल्शियम, अभी ये कॉन्टैक्ट सिस्टम देखो कहाँ तक है, यहाँ तक, ये देखो ये बना हुआ है ना, ये लाइन, ये है ना। तो 9th से 9th ए एक्टिवेशन होना, कैल्शियम चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दोगे। जैसे ही आप कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करोगे, आगे का प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा इंट्रिंसिक पाथवे का। जब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होगी स्टार्टिंग, तब फाइनल आपका क्या होगा, क्लॉट बनेगा। और जब क्लॉट बनेगा उसी क्लॉट को आपको क्या करना है, मेजर करना है। आगे की प्रोसेस क्या होगी, कैल्शियम ऐड कर दोगे, 9th ए एक्टिवेट होगा, 10th ए, उसके बाद आपका 2 नंबर का थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होने के लिए देखो यहाँ पर कैल्शियम भी चाहिए, 5 नंबर भी चाहिए, फॉस्फोलिपिड भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो ये प्रोसेस होने के लिए जितना टाइम लगेगा, जो नॉर्मल टाइम होता है, उसी को हम APTT टाइम बोल देते हैं या APTT टेस्ट का टाइम बोलते हैं। और उसी को मेज़र करके हम बताते हैं कि भाई इतना टाइम लगा है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, आपका APTT का टाइम है। अब अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारा चीज़ देख लिया है ना। एबनॉर्मल है, क्या कारण है, वो हमने देख लिया है। क्लियर हो गया समझ में। तो एक बार अगर प्रोसेस समझ में ना आए तो एक बार आप और अच्छे से समझ लेना। मेरे ख्याल से मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ अलग अलग तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो
आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, उनको आपको पढ़ना है, समझना है ना। बाकी रिएजेंट है वो आप याद कर लीजिए, नॉर्मल वैल्यू, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, एपीडीटी टेस्ट बढ़ेगा कब कब, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि देखो थोड़ा सा समझो बात को, ठीक है। पहली चीज़ तो थोड़ी चीज़ों को इमेजिनेशन किया करो कि भाई हमने पढ़ लिया नॉर्मल चीज़ें, इंट्रिंसिक पाथवे हमने देख लिया, बॉडी के अंदर कैसे कैसे होता है, उसी को हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करना है ना। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करना है तो क्या क्या चीज़ चाहिए है वो इम्पोर्टेंट है। कॉलिन हमें कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर का काम करेगा, फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट्स का सब्सटीट्यूट है, कैल्शियम चाहिए है, क्यों, क्योंकि साइट्रेटेड प्लाज्मा ने कैल्शियम को हटा दिया, वो चाहिए। 3 रिएजेंट हो गए, याद हो गए, वो तो ऑटोमेटिक समझ आ गया। अब तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो प्रिंसिपल समझना है तो वो प्रोसेस को ध्यान रखो, है ना। 2 रिएजेंट में लाएंगे तो कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन का काम होगा, फिर कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर फाइनल कैल्शियम ऐड करोगे, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एक्टिवेट होंगे, फाइनल क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, उसी को मेजर करना है। ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप इमेजिनेशन के तौर पे भी समझोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एपीटीटी टेस्ट को हम परफॉर्म क्यों करते हैं, अगर ये समझ आ गया तो वही रिलेशन किसके साथ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के साथ। समझ आ गया? या तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस याद कर लो, या आप हम इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों कर रहे हैं ये आप याद कर लो, दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में वही पढ़ते हैं ना, इन कारणों से एपीटीटी टेस्ट बढ़ सकता है। तो क्यों कर रहे हैं अगर सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि भाई हीमोफीलिया को डेफिशिएंसी चेक करने के लिए, क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी चेक करने के लिए, इतने इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है? कुछ चीज़ें तो अलग अलग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक कॉमन चीज़ आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो वही चीज़ें आपको प्रिंसिपल में भी मिलते हैं, वही चीज़ें आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मिलते हैं, वही चीज़ें आपके क्यों किया जा रहा है उस पर भी मिल जाते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें हैं क्लियर। प्रोसेस तो बहुत सिंपल ही होता है, प्रोसेस आप देखोगे तो सिंपल है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें फॉस्फोलिपिड कॉलिन डाला, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया कैल्शियम क्लोराइड डाला, ये अलग अलग इंक्यूबेट हो रहा है। तीसरा हमने लिया प्लाज्मा डाला, प्लाज्मा डालने के बाद पहले टेस्ट ट्यूब का रिएजेंट डाल दिया, है ना, उसके बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब का रिएजेंट डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हमने क्लॉट देखना है। तो प्रोसेस तो बहुत छोटा सा है, समझ आ रहा है। लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो पूरा ओवरऑल हमें सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जा कर के हमारा एक टॉपिक कवर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स भी आप बनाओ, खुद पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे क्लासेस के। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यूअस लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।